कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही विशाल और गहरी यू आकार की घाटी है। हाँ, एकदम खड़ी चट्टानों वाली। बिल्कुल। उसके दोनों तरफ की चट्टानी दीवारें एकदम सीधी खड़ी हैं, जैसे किसी ने उन्हें किसी बहुत ही विशालकाय मशीन से छील दिया हो। सही कहा है। और उस घाटी के बीचों बीच मीलों दूर एक समतल मैदान में एक घर के आकार का बहुत बड़ा और नुकीला पत्थर पड़ा है। हाँ, बिना किसी आसपास के पहाड़ के। हाँ, आसपास कोई पहाड़ नहीं है जहां से वो पत्थर गिरकर आ सके। तो सवाल ये है कि उस विशाल पत्थर को वहां रखा किसने? ये एक बहुत ही शानदार भौगोलिक पहेली है ना? मतलब क्या किसी बाढ़ या नदी ने उसे वहां लाकर छोड़ दिया? कोई भी सोचेगा तो यही लगेगा, लेकिन ऐसा होना असंभव है। तो फिर प्रगति का वो कौन सा रहस्यमयी रूप है जो इतने बड़े परिदृश्य को इस तरह से बदल सकता है? जब कोई इस तरह के दृश्य को देखता है तो सबसे पहला विचार यही आता है कि शायद किसी भयानक भूकंप या बहते हुए पानी ने ऐसा किया होगा। बिल्कुल। लेकिन उस घर के आकार के पत्थर को मीलों दूर ले जाने वाली ताकत कोई तरल पानी नहीं था, बल्कि लाखों टन ठोस बर्फ थी। अरे वाह! और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य केंद्र है। आज के इस सफ़र के लिए हमने भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 और कुछ बहुत ही दिलचस्प शोध नोट्स को एक साथ रखा है। हाँ, हमारा मकसद इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाना है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यही है कि हम पृथ्वी की सतह को तराशने वाली इन जटिल और भारी भरकम प्रक्रियाओं को डिकोड कर सके। मतलब अक्सर ऐसा लगता है कि नदियां ही पृथ्वी की सबसे बड़ी मूर्तिकार हैं। हाँ, पानी चट्टानों को काटता है, ये तो बहुत आम बात है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि जब ये पानी जमकर बर्फ बन जाता है, एक विशालकाय हिमनद या ग्लेशियर का रूप ले लेता है। एकदम सही, तो वो प्रकृति के एक बुलडोजर की तरह कैसे काम करता है, ये समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि जब भी कोई किसी तस्वीर में या असल में उन घाटियों को देखे तो उसे सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर न दिखाई दे, बल्कि उस परिदृश्य में उकेरा गया पृथ्वी का लाखों सालों का इतिहास दिखाई दे। बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। कोई भी भू आकृति, चाहे वो हिमालय जैसा ऊंचा पहाड़ हो या कोई गहरी घाटी, वो स्थिर नहीं है। मतलब वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती? बिल्कुल नहीं। हर परिदृश्य का अपना एक जीवन चक्र होता है। वो पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और अंत में खत्म हो जाता है। अरे, ये तो बिल्कुल इंसानों के जीवन चक्र जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और हिमनदों की इस भारी भरकम दुनिया को समझने से पहले इस जीवन चक्र के सिद्धांत को बहते हुए पानी यानी एक नदी के नजरिए से देखना बहुत मददगार साबित होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पहाड़ को देख रहा है तो वो वास्तव में उस पहाड़ की जिंदगी के किसी एक खास पल को देख रहा है। हमें होती है तो वो ऊंचे और बहुत ही तीव्र ढलान वाले पहाड़ों से नीचे की ओर गिरती है। मतलब उस समय पानी के प्रवाह में जबरदस्त गति और ऊर्जा होती होगी। बिल्कुल। उस अवस्था में नदी का पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर होता है, नीचे की तरफ काटना। इसे हम भूगोल में अधोमुखी कटाव या डाउन कटिंग कहते हैं। अच्छा, तो मतलब नदी उस समय आसपास क्या है ये बिल्कुल नहीं देखती, वो बस किसी जिद्दी युवा की तरह हर रुकावट को चीरते हुए सीधे नीचे जाना चाहती है। बहुत सही तुलना है ये। और इसी तीव्र अधोमुखी कटाव की वजह से बहुत गहरी और संकरी वी आकार की घाटियां बनती हैं। वी आकार की? हाँ, नदी अपने रास्ते के पत्थरों को बहुत गहराई तक काटती चली जाती है। जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स इसी युवावस्था की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, और फिर जब वो जवान नदी थोड़ी बड़ी होती है तब क्या होता है? जैसे जैसे समय बीतता है और नदी पहाड़ों से उतरकर थोड़ा कम ढलान वाले इलाके में आती है, उसकी प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, जहां वो थोड़ी शांत और समझदार हो जाती है। हाँ, गति थोड़ी कम हो जाती है। इस अवस्था में नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि रास्ते में कई सहायक नदियां आकर उसमें मिल चुकी होती हैं। हाँ, समझ रही हूँ। अब नदी के पास नीचे की तरफ काटने की उतनी ताकत नहीं बचती, तो इसके बजाय वो अपने किनारों को काटना शुरू कर देती है। अच्छा, किनारों को? हाँ, इसे पार्श्विक कटाव या लैटरल इरोजन कहते हैं। जो वी आकार की घाटी पहले बहुत संकरी थी, वो अब किनारों से कटकर चौड़ी होने लगती है। और मुझे लगता है यहीं पर नदी सीधे बहने के बजाय विसर्प या मियांडर्स बनाने लगती है ना? मतलब वो लहरदार रास्ते पर चलने लगती है, सांप की तरह बल खाती हुई। बिल्कुल सही।
ये इसलिए होता है क्योंकि नदी अब रुकावटों को सीधे चीरने के बजाय उनके आसपास से रास्ता तलाशती है। हाँ, क्योंकि उसमें अब उतनी ऊर्जा नहीं है। सही कहा, बाढ़ के मैदान बनने लगते हैं और इसके बाद आती है नदी की वृद्धावस्था। मतलब बुढ़ापा? हाँ, यहां तक पहुंचते पहुंचते ढलान लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। नदी का प्रवाह इतना धीमा हो जाता है कि उसमें कटाव करने की शक्ति ना के बराबर रह जाती है। मतलब वो अपने ही लाए हुए मलबे के बोझ तले दबने लगती है और बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाती है। बिल्कुल। इस अवस्था में नदी स्वतंत्र रूप से इधर-उधर भटकती है। वो अपने ही किनारों पर प्राकृतिक तटबंध बना लेती है। प्राकृतिक तटबंध यानी नेचुरल लेवीज। हाँ, वही। और इसी दौरान गोखुर झीलें या ऑक्सबो लेक्स बनती हैं। अच्छा, वो चांद के आकार वाली झील? हाँ, जब नदी का कोई बहुत ज्यादा घुमावदार हिस्सा कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है और एक झील बन जाता है। अंततः एक समय ऐसा आता है जब नदी उस पूरे ऊंचे परिदृश्य को काटकर, घिसकर समुद्र तल के बराबर एक समतल मैदान में बदल देती है। वाओ! इस एकदम सपाट और पुराने मैदान को पेनी प्लेन कहा जाता है। तो ये तो हो गई तरल पानी की कहानी। मतलब एक बहुत ही सलीके से काम करने वाली प्रक्रिया। पानी धीरे धीरे वी आकार में काटता है, फिर घाटियों को चौड़ा करता है और अंत में सब कुछ समतल कर देता है। बिल्कुल एक मूर्तिकार की तरह। हाँ, लेकिन अब हमें उस रहस्यमयी बुलडोजर की तरफ आना है। जब हम हिमनद या ग्लेशियर की बात करते हैं तो यहाँ तरल पानी की जगह लाखों टन ठोस बर्फ ले लेती है। सही कहा। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, बर्फ तो बस जमा हुआ पानी है। हाँ। है ना? अगर मैं अपने फ्रिज से बर्फ का एक टुकड़ा निकालूं और उसे बाहर कंक्रीट की सड़क पर पूरी ताकत से रगड़ूं तो कंक्रीट को तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बर्फ पिघल जाएगी, मेरी बर्फ ही टूट जाएगी। तो फिर बर्फ का एक पहाड़ ठोस और कठोर चट्टानों को कैसे काट सकता है? मतलब वो चट्टान को घिसने के बजाय खुद क्यों नहीं टूट जाता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं पर हिमनदों का विज्ञान सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। देखिए, हिमनद कोई साफ सुथरी बर्फ का टुकड़ा नहीं है। अच्छा। नहीं, जब बर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण पहाड़ की ढलान पर धीरे धीरे खिसकती है तो वो सिर्फ बर्फ नहीं खिसक रही होती। तो और क्या होता है उसमें? बर्फ अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों, चट्टानों के टुकड़ों और विशाल गोलाश्मों को अपने अंदर जमा लेती है या फंसा लेती है। इसे उत्पाटन या प्लकिंग की प्रक्रिया कहते हैं। ओ, मतलब बर्फ अपने आप में कोई हथियार नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो चट्टानें फंसी हैं वे हिमनद के दांतों की तरह काम करती हैं। एकदम सटीक बात कही आपने, दांतों की तरह ही। जब बर्फ के विशाल वजन और भयानक दबाव के साथ ये फंसे हुए पत्थर पहाड़ की सतह पर रगड़ खाते हैं तो ये एक विशालकाय रेगमाल यानी सैंड पेपर की तरह काम करता है। बाप रे, सैंड पेपर? हाँ, इसे अपघर्षण और घर्षण कहा जाता है। ये सैंड पेपर इतना ताकतवर होता है कि ये बिना पक्षे वाली यानी एकदम कठोर और नई चट्टानों को भी घिसकर उनका चूरा बना देता है। ये तो बहुत ही भयानक और शक्तिशाली प्रक्रिया है और मुझे लगता है इसी रगड़ाई की वजह से वो खास तरह की आकृतियां बनती हैं जिनके बारे में हमारे आज के स्रोत में गहराई से बताया गया है, जैसे कि सर्क। हाँ, सर्क हिमनद द्वारा बनाई गई सबसे आम आकृतियों में से एक है। जब ग्लेशियर पहाड़ की चोटी के पास से खिसकना शुरू करता है तो वो चट्टान को इस तरह से घिसता है कि एक बहुत गहरा, लंबा और चौड़ा गर्त बन जाता है, एक गड्ढे जैसा। हाँ, इस गर्त की दीवारें बिल्कुल खड़ी होती हैं और इसका आकार अवतल यानी कॉन्केव होता है। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ के ऊपरी हिस्से में एक बहुत बड़ा आइसक्रीम स्कूप डालकर एक बड़ा सा हिस्सा निकाल लिया हो। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो जो कटोरी जैसी खाली जगह बनती है वही सर्क है। एकदम सही। और जब जलवायु बदलती है, ग्लेशियर पीछे खिसकने लगते हैं या पिघल जाते हैं तो उस गहरी कटोरी जैसी जगह में बर्फ का पानी भर जाता है। अच्छा, तो वो एक झील बन जाती होगी। हाँ, पहाड़ की ऊंचाई पर बनी उस पानी से भरी झील को सर्क झील या टॉन झील कहा जाता है। तो ये पानी का वो शांत तालाब है जिसका अतीत बहुत हिंसक रहा है। सही कहा। इसके अलावा स्रोत में एक और आकृति का जिक्र है जो सोचने पर मजबूर कर देती है, लटकती घाटियां या हैंगिंग घाटियां।
ये क्या है? मतलब कोई घाटी हवा में कैसे लटक सकती है? बहुत ही दिलचस्प दृश्य होता है। कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा मुख्य ग्लेशियर एक घाटी से गुजर रहा है ठीक है। और उसके आसपास छोटे छोटे सहायक ग्लेशियर भी आकर उसमें मिल रहे हैं। अब क्योंकि मुख्य ग्लेशियर बहुत विशाल और भारी है, उसका सैंड पेपर प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो ज्यादा गहराई तक काटेगा? बिल्कुल, वो अपनी घाटी को बहुत ज्यादा गहराई तक काट देता है। लेकिन जो छोटे सहायक ग्लेशियर हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं होती। हाँ, समझ गई। इसलिए वो अपनी घाटियों को ज्यादा गहरा नहीं कर पाते। ओह, अब मैं समझ गई। तो जब हजारों साल बाद वो सारी बर्फ पिघल जाती है तो मुख्य घाटी बहुत गहरी दिखाई देती है, और जो छोटी घाटियां थीं वो मुख्य घाटी की खड़ी दीवार पर ऊपर की तरफ कहीं खत्म होती हुई दिखाई देती है। हाँ, और ऐसा लगता है जैसे वे छोटी घाटियां मुख्य घाटी के ऊपर लटक रही हैं। आज के समय में जब कोई नदी इन लटकती घाटियों से होकर बहती है तो वो मुख्य घाटी में एक शानदार जलप्रपात या झरने के रूप में गिरती है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत नजारा होता होगा। बहुत ही ज्यादा। और अगर यही हिन्नत की गहरी घाटी किसी समुद्र के किनारे हो और ग्लेशियर पिघलने के बाद उसमें समुद्र का खारा पानी भर जाए तो उस गहरी और संकरी समुद्री खाई को फ्योर्ड कहा जाता है। फ्योर्ड, हाँ, मैंने नॉर्वे के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल, नॉर्वे जैसे देशों के समुद्री तटों पर ऐसे फ्योर्ड बहुत आम हैं। तो जहां नदी की युवावस्था एक संकरी वी घाटी बना रही थी, वहीं इस हिमनद बुलडोजर ने उस वी घाटी को पूरी तरह से कुचल दिया। उसने किनारों को भी रगड़ा और तली को भी घिसा और उस वी को एक चौड़ी और चपटी यू आकार की घाटी में बदल दिया। बिल्कुल सही निष्कर्ष है ये। लेकिन जैसे नदी बूढ़ियों के थक जाती है और मलबा छोड़ने लगती है, वैसे ही इस हिमनद का भी तो कोई अंत होता होगा। मतलब ये बुलडोजर हमेशा तो नहीं चलता रह सकता ना? बिल्कुल नहीं। हर हिमनद का एक अंतिम पड़ाव होता है। जब हिमनद लगातार खिसकते हुए किसी ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां ढलान एकदम कम हो जाती है, या शायद जहां गर्मी ज्यादा होती है। हाँ, या फिर तापमान इतना बढ़ जाता है कि बर्फ के खिसकने की गति से ज्यादा उसके पिघलने की गति हो जाती है, तब हिमनद की आगे बढ़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अच्छा। ये उसका जीवन चक्र का अंतिम हिस्सा है, जहां कटाव की जगह निक्षेपण यानी डिपोजिशन की प्रक्रिया शुरू होती है। निक्षेपण का मतलब है कि उसने हजारों सालों में जो भी पत्थर, चट्टानें और मिट्टी अपनी बर्फ में फंसाकर रखी थी, पिघलते समय वो उन सबको वहीं जमीन पर छोड़ देगा। एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड। हाँ, एकदम ऐसा ही। और उस छोड़े गए मलबे को टिल कहा जाता है। टिल, ठीक है। और इस टिल के ढेर या कटकों को हम हिमोड़ या मोरेन्स कहते हैं। हाँ, स्रोत में हिमोड़ के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प अंतस्थ हिमोड़ और मध्यस्थ हिमोड़ लगे। अंतस्थ हिमोड़ हिमनद के बिल्कुल अंतिम छोर पर बनता है। जहां ग्लेशियर पिघलकर खत्म होता है, वहां वो अपने आगे धकेले गए सारे मलबे को एक लंबी दीवार या कटक के रूप में जमा कर देता है। मतलब ये इस बात का निशान होता है कि हिमनद अपने इतिहास में अधिकतम कहां तक पहुंचा था, एक तरह की बाउंड्री लाइन। बिल्कुल। और मध्यस्थ हिमोड़ तो और भी रोचक है। हाँ, वो कैसे बनता है? जब दो अलग अलग ग्लेशियर आकर एक दूसरे से मिलते हैं तो उन दोनों के किनारों का मलबा आपस में जुड़ जाता है। अच्छा। और फिर वो उन दोनों ग्लेशियरों के बीचों बीच एक लंबी रेखा के रूप में चलने लगता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी चौड़े हाईवे पर दो लेन को अलग करने वाली बीच की सफेद लाइन होती है ना? बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। बस यहाँ वो लाइन पत्थरों और मलबे की बनी होती है। क्या बात है। लेकिन इन मलबे के ढेरों से परे एक ऐसी चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है। वो क्या है? वो है एस्कर। इसका जो तंत्र है वो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि बर्फ के उस विशाल पहाड़ के ठीक नीचे एक पूरी छिपी हुई दुनिया काम कर रही है। एस्कर सच में हिमनद परिदृश्य के सबसे जादुई हिस्सों में से एक है। हाँ, मतलब ये काम कैसे करता है? होता क्या है कि गर्मियों में जब ग्लेशियर की ऊपरी सतह पिघलती है तो पानी बर्फ की दरारों और छिद्रों से होता हुआ ग्लेशियर के बिल्कुल निचले हिस्से में पहुंच जाता है। मतलब बर्फ के सैकड़ों मीटर नीचे, जहां भयानक दबाव है और बिल्कुल अंधेरा है। हाँ, बिल्कुल वहीं। वहां बर्फ और जमीन के बीच पानी एक धार का रूप ले लेता है। आप कह सकती हैं कि बर्फ के नीचे एक असली नदी बहने लगती है। बर्फ के नीचे नदी? हाँ, और क्योंकि इस नदी पर ऊपर से बर्फ का भारी दबाव होता है, ये बहुत तेजी से बहती है और अपने साथ बजरी, रेत और छोटे पत्थरों को बहा कर लाती है। ये नदी बर्फ के नीचे ही
एक बर्फ की सुरंग बना लेती है और अपना सारा मलबा उसी सुरंग के फर्श पर जमा करने लगती है। और जब हजारों साल बाद जलवायु गर्म होती है और वो पूरा का पूरा ग्लेशियर पिघल कर गायब हो जाता है, तब क्या होता है? तो वो बर्फ की सुरंग भी गायब हो जाती है, लेकिन उस भूमिगत नदी ने जो बजरी और रेत अपने रास्ते में जमा की थी, वो एक लंबी घुमावदार दीवार या कटक के रूप में जमीन पर रह जाती है। वाओ! ये एक सांप की तरह बलखाती हुई आकृति होती है। इसी को एस्कर कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी नदी का कंकाल है जो कभी बर्फ के नीचे बहा करती थी, पानी चला गया, बर्फ चली गई, बस नदी के बहने का सांचा जमीन पर छूट गया। वाह! ये अद्भुत है। प्रकृति का अपना तरीका है इतिहास को सहेजने का। बिल्कुल। और एक और आकृति है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, ड्रमलिन। अध्ययन सामग्री में इसे अंडे के आकार की पहाड़ियां कहा गया है। हाँ, अगर कोई ड्रमलिन को देखेगा तो वो एक उल्टे रखे हुए चम्मच की तरह दिखाई देता है। उल्टे चम्मच जैसा? हाँ, ये चिकनी अंडाकार पहाड़ियां होती हैं जो हिमनद के मलबे यानी टिल से बनी होती हैं। लेकिन ये सिर्फ मलबे के सामान्य ढेर नहीं है ना? इनकी बनावट के पीछे एक बहुत खास विज्ञान है। बिल्कुल। ड्रमलिन का आकार हमें ये बताता है कि ग्लेशियर किस तरह काम करता है। जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है और उसके रास्ते में मलबे का कोई पुराना ढेर आता है, तो वो उसे कुचल देता है। वो उसे अपने भारी वजन से चिकना कर देता है। ड्रमलिन का एक सिरा, जिसे स्टॉस कहते हैं, वो थोड़ा खड़ा और तीखा होता है। अच्छा? ये वो हिस्सा है जहां से ग्लेशियर टकराता है, और दूसरा सिरा, जिसे टेल कहते हैं, वो बहुत लंबा और धीमे ढलान वाला होता है। तो इसका मतलब है कि ये ड्रमलिन प्राचीन जलवायु के कंपास या दिशा सूचक यंत्र की तरह है। एकदम सही। एक भूगोलवेत्ता केवल एक ड्रमलिन के आकार को देखकर ये सटीक रूप से बता सकता है कि हजारों साल पहले उस जगह पर हिमनद किस दिशा में बह रहा था। सच में? सिर्फ आकार देखकर? हाँ, जिधर वो लंबा और धीमा ढलान यानी टेल होता है, ग्लेशियर का प्रवाह उसी दिशा में रहा होगा। ये पृथ्वी के इतिहास का एक फिंगरप्रिंट है जो आज भी सुरक्षित है। क्या बात है। इसके अलावा स्रोत में एक और चीज का जिक्र है। जब ग्लेशियर पूरी तरह पिघलने लगता है तो उसका बहुत सारा पानी एक साथ आगे की तरफ बहता है। हाँ, और वो पानी अपने साथ बहुत सारी बारीक बजरी, रेत और मिट्टी बहा ले जाता है। हिमनद के आगे एक बहुत बड़ा समतल मैदान बन जाता है जहां ये सारा बारीक मलबा बिछ जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हिमानी धौत मैदान या आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं। ये नदियों के बाढ़ के मैदानों जैसा ही होता है, लेकिन इसका स्रोत पिघलती हुई बर्फ होती है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ रखें और एक महामुकाबला करवाएं, मतलब नदी का परिदृश्य बनाम हिमनद का परिदृश्य, तो हम मुख्य अंतर कैसे समझाएंगे? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी अनजान घाटी या मैदान में खड़ा है, तो वो कैसे पहचानेगा कि ये जगह कभी किसी नदी ने बनाई थी या किसी विशाल ग्लेशियर ने इसे कुचला था? ये सवाल इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। देखिए, दोनों ही पानी के रूप हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका जमीन आसमान का अंतर रखता है। हाँ, हमने देखा कि दोनों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहला और बड़ा अंतर मलबे के जमाव में देखा जा सकता है। नदी जो मलबा लाती है, जिसे जलोढ़ या एल्यूवियम करते हैं, वो हमेशा परतों में और वर्गीकृत होता है। वर्गीकृत मतलब सॉर्टेड। हाँ, वर्गीकृत का मतलब है कि नदी एक बहुत ही समझदार कलाकार की तरह काम करती है। बिल्कुल। क्योंकि पानी की गति धीरे धीरे कम होती है, इसलिए नदी सबसे पहले भारी और बड़े पत्थरों को गिराती है। फिर जब गति और कम होती है तो वो बजरी गिराती है और एकदम अंत में सबसे बारीक मिट्टी या गाद को जमा करती है। मतलब सब कुछ एक क्रम में होता है। हाँ, एक व्यवस्थित क्रम में। लेकिन हिमनद ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हिमनद तो उस थके हुए मजदूर की तरह है जिसके पास एक ठेला है और वो सारा का सारा मलबा एक ही जगह पलट देता है। हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। हिमनद का मलबा, जिसे टिल कहते हैं, वो पूरी तरह से अव्यवस्थित और मिश्रित होता है। मतलब उसमें कोई क्रम नहीं होता? बिल्कुल नहीं। उसमें आपको एक घर के बराबर का नुकीला पत्थर और बिल्कुल बारीक मिट्टी एक साथ एक ही जगह पर पड़े हुए मिलेंगे। बाप रे! बर्फ कोई छंटाई नहीं करती। जब वो पिघलती है तो जो जहां है वो वहीं गिर जाता है। और मुझे लगता है दूसरा बड़ा अंतर उनके रास्ते बनाने के तरीके में है। नदी हमेशा आसान रास्ता चुनती है ना? हाँ, नदी बहुत लचीली होती है। अगर रास्ते में कोई बहुत कठोर चट्टान आ जाए तो नदी उसे काटने के बजाय
उसके इर्द गिर्द घूमकर निकल जाती है। इसीलिए हम नदियों में इतने सारे मोड़ या बिसर्प देखते हैं। सही कहा। लेकिन हिमनद के पास लाखों टन का वजन होता है। वो किसी रुकावट के आसपास से नहीं घूमता। वो तो सीधा टकराता है। हाँ, वो अपनी असीम शक्ति से उस कठोर चट्टान को या तो कुचल देता है या अपनी रगड़ से उसे घिसकर सीधा रास्ता बना लेता है। इसीलिए हिमनद घाटियां सीधी और चौड़ी होती हैं। बिल्कुल। नदी वी आकार बनाती है क्योंकि वो सिर्फ तर को काटती है, जबकि हिमनद यू आकार बनाता है क्योंकि वो पूरी घाटी को एक सांचे की तरह भर देता है और तली के साथ साथ दीवारों को भी घिसता है। तो अगर किसी को मैदान में बिना किसी क्रम के पड़े हुए विशाल नुकीले पत्थर दिखें, उल्टे चम्मच जैसी पहाड़ियां दिखें और कोई ऐसी लंबी घुमावदार मिट्टी की दीवार दिखे जो किसी प्राचीन भूमिगत नदी का एस्कर हो, हाँ, तो क्या समझना चाहिए? तो समझ जाना चाहिए कि वहां कभी पानी नहीं बल्कि बर्फ का साम्राज्य था। बिल्कुल 100% सही। प्रकृति के ये दो अलग अलग एजेंट पृथ्वी की सतह को गढ़ने के लिए अपने अनूठे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही रोमांचक है। और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज के समय में भी एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। हाँ, और यहीं पर यह चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम अक्सर ये सोचकर भूगोल पढ़ते हैं कि ये सब तो हजारों लाखों साल पहले हो चुका है ना? हाँ। लोगों को लगता है कि हिमनद आए, घाटियां बनी और बात खत्म। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन के कारण एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बिल्कुल। दुनिया भर के हिमनद, चाहे वे हिमालय में हो, आल्प्स में हो या ध्रुवीय क्षेत्रों में, वे आज अभूतपूर्व गति से पिघल रहे हैं और पीछे खिसक रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो जमीन पिछले 10,000 सालों से बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबी हुई थी, वो आज पहली बार सूरज की रोशनी देख रही है। एकदम सही। हम आज उस बर्फ के बुलडोजर का अंतिम चरण अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे हैं। अरे वाह! जब ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं तो वे अपने पीछे एकदम नई यू आकार की घाटियां छोड़ रहे हैं। नए टांड झीलें बन रही हैं क्योंकि बर्फ पिघलकर पुराने सर्क में भर रही है। और जो अंतस्थ हिमोड़ कभी बर्फ के नीचे दबे थे, वे आज नई पहाड़ियों के रूप में सामने आ रहे हैं। हाँ, एक नई दुनिया उभर रही है। ये तो ऐसा है जैसे हम भूगोल की एक नई किताब को अपने सामने लिखा जाता हुआ देख रहे हैं। मतलब हम एक नए परिदृश्य का जन्म देख रहे हैं। बिल्कुल। जिस पृथ्वी को हम इतना स्थिर और शांत मानते हैं, वो वास्तव में लगातार करवट बदल रही है। और शायद यही इस गहन अध्ययन की सबसे बड़ी सीख है। परिदृश्य कभी खत्म नहीं होते, वे बस अपना रूप बदलते हैं। पानी बहता है, जमता है, खिसकता है, पत्थरों को पीसता है और फिर से पिघलकर बहने लगता है। प्रकृति का ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो अगली बार जब कोई किसी पहाड़, घाटी या किसी नदी के मैदान को देखे, तो ये जरूर सोचे कि वो जमीन पहले कैसी रही होगी और भविष्य में वो क्या रूप लेने वाली है। बिल्कुल। क्या वो किसी नदी की बनाई हुई कलाकृति है या किसी खामोश और शक्तिशाली बर्फ के बुलडोजर की छोड़ी हुई निशानी? प्रकृति अपने हर एक पत्थर में एक कहानी छुपा कर रखती है। बस हमें उस भाषा को पढ़ना आना चाहिए।